हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सागर क्लासेस आरटीके पे। देखिए, जो हमारी आर्मी के प्रश्न पत्रों की सीरीज चल रही है, आज हम उसमें प्रश्न पत्र जो है 32 नंबर करेंगे। 32 नंबर एक्सरसाइज आज हम करेंगे। इससे पहले हम 31 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। यदि किसी स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखे हैं तो स्टूडेंट्स उनको कंप्लीट देखें, और इस तरह से आपका प्रश्न पत्रों के माध्यम से कंप्लीट जो है वो कोर्स आर्मी का हो जाएगा। तो देखिए भी क्या कहता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है भारत में मुद्रा करेंसी की छपाई खालिस्तान के द्वारा होती है। प्रश्न है भारत में मुद्रा या करेंसी की छपाई खालिस्तान के द्वारा होती है। खालिस्तान के द्वारा होती है। तो स्टूडेंट्स प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जो मुद्रा है, भारत की जो मुद्रा है स्टूडेंट्स, जो करेंसी है, वो आरबीआई के द्वारा छापी जाती है। आरबीआई। अब आरबीआई टर्म्स आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स ये बैंक है, यहाँ पर छपाई होती है। और इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और पूछा जाता है। एक तो स्टूडेंट्स पूछा जाता है कि भाई आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? स्थापना, तो इसकी जो स्थापना है स्टूडेंट्स वो अप्रैल 1935 में हुई थी। कई बार इसका राष्ट्रीयकरण पूछ लेता है। राष्ट्रीयकरण, तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है स्टूडेंट्स वो 1949 में हुआ था। और आरबीआई के गवर्नर पूछ ले कि इसके गवर्नर कौन है, तो इसके गवर्नर जो है वर्तमान में वो शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास हैं। और इससे रिलेटेड इसका हेडक्वार्टर पूछ ले कि भी हेडक्वार्टर आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर जो है स्टूडेंट्स नई दिल्ली में है। नई हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? हेडक्वार्टर स्टूडेंट्स बम्बई में, सॉरी बम्बई। हेडक्वार्टर कहाँ पे? बम्बई में है। अब प्रश्न उठता है जो आरबीआई है इसकी स्थापना हुई कहाँ पे थी? तो स्टूडेंट्स इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता में स्थापना हुई थी, लेकिन कोलकाता से ये बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया था 1937 में। फिर प्रश्न आता है कि किस अधिनियम के तहत स्थापना हुई थी? तो बैंकिंग अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो बारीक बारीक ये क्वेश्चन है, छोटे छोटे, इनमें से कोई एक प्रश्न पेपर में आ जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या कहता है कि भारत में मुद्रा या करेंसी की छपाई खालिस्तान के द्वारा होती है। प्रश्न का उत्तर है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको बैंकों का बैंक भी बोलते हैं। बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई है। और आरबीआई में क्या होता है? निजी खाता नहीं खुलता है। प्रश्न आता है निम्न में से किस एक बैंक में निजी खाता नहीं खुलता? तो जो आरबीआई है स्टूडेंट्स इसमें निजी खाता नहीं खुलता है। अन्य बैंकों में अकाउंट आम व्यक्ति का खुलेगा, और वो जो अन्य बैंक हैं वो इसके अंडर काम करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्थापना पूछ सकता है 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण पूछ सकता है 1949, हेडक्वार्टर पूछ सकता है मुंबई महाराष्ट्र, और गवर्नर पूछ सकता है शक्तिकांत दास। और ये स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। बाद में स्थानांतरण कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। और ये स्थानांतरण कब हुआ था? 1937 में हुआ था। तो इतने क्वेश्चन आरबीआई से बनते हैं। नेक्स्ट है भारत में के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है? देखिए भाई, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की घोषणा करता है? आपातकाल की घोषणा करता है। तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है। जो देश का राष्ट्रपति है वर्तमान में राष्ट्रपति, प्रश्न देखें भारत के संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति, जिसको देश का प्रथम नागरिक भी कहते हैं, वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं, तो देश का राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की घोषणा करता है। तो देखिए भाई अनुच्छेद की चर्चा करें स्टूडेंट्स तो पता है आपको भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं
और 22 इसके भाग हैं और 12 इसकी अनुसूचियां हैं। ये पहले प्रश्न आ चुका है। अब ये कहता है कि इन 395 में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो किस में? राज्य में। तो प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? 356 अनुच्छेद। 356 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल घोषित कर सकता है। इसके अतिरिक्त 2 अनुच्छेद और में ही कंटिन्यू लिख देते हैं। एक तो अनुच्छेद 352, एक अनुच्छेद 356, एक अनुच्छेद 360। देखिए 3 अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति देश में आपातकाल घोषित कर सकता है। यदि 352 के तहत पूछे तो बाहरी आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो देश में जो है स्टूडेंट्स राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देगा। दूसरा किसी राज्य विशेष में लगाना है तो अनुच्छेद 356 के तहत, और ये कब लगता है? संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए, संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए। जिस तरह से 2016 में जो है हरियाणा में लगा था भाई, और कई बार ये लग चुका है जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, तो काफ़ी बार ये लग चुका है। तो देखिए यहाँ पे 360 के तहत वित्तीय आपात होता है। जब वित्तीय आपात, जब देश में जो है आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो वित्तीय आपात। इस तरह से आज तक भारत में आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। अनुच्छेद 360 के तहत अब तक हिंदुस्तान में वित्तीय आपात नहीं लगा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। अनुच्छेद 352 के तहत जो है वो 3 बार लग चुकी है, और 356 के तहत तो स्टूडेंट्स काफ़ी बार लग चुके हैं, क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष में इसके तहत लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति के पास पावर होती है स्टूडेंट्स कि अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत वह देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इसमें राज्य में पूछा है तो आ जाएगा 356। और राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। और अब बता दें आपको कि वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये पूछ सकता है पहला कौन था, वर्तमान में कौन है। तो देखें नेक्स्ट क्या कहता है राजा, ये प्रश्न है भाई आपका, खालिस्तान ने सती प्रथा के उन्मूलन में अत्यधिक सराहनीय काम किया। प्रश्न है खालिस्तान मतलब किस व्यक्ति ने सती प्रथा के उन्मूलन में सराहनीय काम किया, सराहनीय काम किया। सती प्रथा के उन्मूलन में सराहनीय काम किया, किसने किया? तो ये किया स्टूडेंट्स आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए जो है वो काफ़ी सराहनीय काम किया। इन्होंने सती प्रथा के अंत करने में सराहनीय काम किया है। इनका जन्म पूछ लेता है स्टूडेंट्स कई बार, तो 22 मई 1772, 22 मई 1772 को राजा राम मोहन राय का जन्म होता है। और ध्यान रहे 22 मई को ही जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। यानी कि जिस दिन जैव विविधता दिवस मनाया जाता है या फिर बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट करते हैं, उसी दिन राजा राम मोहन राय का जन्मदिन होता है। और इन्होंने स्टूडेंट्स से एक थे आपके भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से 1829 में हिंदुस्तान में सती प्रथा अवैध घोषित करवा दी थी। अब राजा राम मोहन राय, एक तो स्टूडेंट्स इन्होंने बता दें आपको 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना। दूसरा इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। कब की थी? 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, इनको आधुनिक भारत का पिता भी बोलते हैं, आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इन्होंने ही सती प्रथा को अवैध घोषित करवाने में काफ़ी मदद की थी। तो इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारत में आने वाले
प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? तो देखो साफ कर लेते हैं भी इसको एक बार। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई तो ये थे भैया आपके सेंट थॉमस, जो ईसा मसीह के 12 मूल सिद्धांतों में से एक थे भाई। 12 मूल जो इसके राजदूत थे उनमें से एक थे, तो सेंट थॉमस। भारत में ईसाई धर्म के प्रचारक कौन थे? क्वेश्चन है भारत में ईसाई धर्म के प्रचारक, प्रथम प्रचारक, भारत में ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक, भारत में ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कौन थे? तो भारत में ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कौन थे? सेंट थॉमस। क्या आंसर आ जाएगा? सेंट थॉमस। सेंट थॉमस जो है स्टूडेंट्स भारत में ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक रहे। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी। और माउंट एवरेस्ट किस देश में है? ये नेपाल देश में है। नेपाल देश में माउंट एवरेस्ट स्थित है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर तो पुराने डेटा के अकॉर्डिंग, और 8,850 मीटर जो हो नए डेटा के अकॉर्डिंग। दोनों आपको बता दी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये न्यू डेटा है स्टूडेंट्स, न्यू है, और ये ओल्ड है, दोनों की आपको बता दी है। नेपाल देश में है माउंट एवरेस्ट। इसको गौरी शंकर भी बोलते हैं, कोमोलंगमा भी बोलते हैं, बर्फ़ की देवी भी बोलते हैं, और भाई इसको सागर माथा भी बोलते हैं। कई नाम हैं इस चोटी के, मैं बार बार बता चुका हूँ। तो देखें भी क्या कहता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है? तो फारस देश है स्टूडेंट्स। फारस का वर्तमान में नाम, तो फारस का वर्तमान में क्या नाम है? ईरान। फारस का वर्तमान में नाम क्या है? ईरान जो है फारस का वर्तमान में नाम है। नेक्स्ट है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो स्टूडेंट्स ये कर्नाटक में है आपका। ये है भी आपका आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिला। कौन सा जिला? चित्तूर जिला में यह है, आंध्र प्रदेश में। स्टूडेंट्स बता दें, एक कई बार ये पूछ लेता है कि चार मीनार कहाँ स्थित है, तो वो भी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। एक आंध्र प्रदेश रिलेटेड आता है कि भारत में वो कौन सा राज्य है जिस भाषा के आधार पर जिसका सबसे पहले गठन हुआ, तो वो भी कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। चार मीनार कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आपका भाई ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो देखिए एक बार इसको साफ कर देते हैं भाई, यहाँ 8-9 क्वेश्चन हैं। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो एक तो बता दें स्टूडेंट्स आपको, जो भारत का योजना आयोग है, क्वेश्चन है भारतीय योजना आयोग का गठन। तो भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था उसके प्रस्ताव से यह पास हुआ था, और योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950 को। और इसके अध्यक्ष पता है आपको, प्रधानमंत्री होते हैं, तो कौन थे?
लाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष थे पहले। अब योजना आयोग कैसा आयोग है ये पूछ लेता है। भारतीय जो योजना आयोग है ये कैसा आयोग है, तो ये कैसा है, गैर संवैधानिक। ये है गैर संवैधानिक आयोग है। योजना आयोग जो है स्टूडेंट्स वो गैर संवैधानिक आयोग है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके कहीं कोई वर्णन नहीं है। अब देखें एक यहाँ पर यूनिक चीज क्या है, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल दिया और ये क्या कर दिया, नीति आयोग। नीति आयोग, कई बार इसकी फुल फॉर्म आ जाती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष कौन बने फिर, अध्यक्ष वही चीज़ है कि वो नाम चेंज हुआ स्टूडेंट्स। अध्यक्ष कौन बने, ये अपने श्री नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वही अध्यक्ष होते हैं, नरेंद्र मोदी। तो ये तो पदेन पद होता है, कॉमन सी बात है, जो देश का प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। पूछता है पेपर में उपाध्यक्ष, तो वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष जो है स्टूडेंट्स वो है राजीव कुमार, राजीव कुमार। और इसके सीईओ कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो वो है आपके अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं, राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को होता है। इसने किसका स्थान लिया है, योजना आयोग का इसने स्थान लिया है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बता दें आपको नई दिल्ली में है। हेड क्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो नीति आयोग से बनते हैं जो ज़्यादातर पेपर में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें भी क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, प्रश्न देखिए भाई, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम है स्टूडेंट्स आपका दिल्ली में। कहाँ पे है, दिल्ली में। और इनको किस उपनाम से जाना जाता है, इनको जाना जाता है हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर कौन था, मेजर ध्यानचंद था। और देश का राष्ट्रीय खेल भी कौन सा है, आ जाए तो पेपर में, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देना है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो हम कहेंगे किसी अनुच्छेद के तहत नहीं। केवल और केवल पुराने समय में हॉकी की लोकप्रियता के कारण ऐसा है, लेकिन किसी आर्टिकल या अनुच्छेद में ये बात नहीं लिख रखी है कि देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी होगा। अब देखिए भाई, इनका जन्मदिन होता है कब स्टूडेंट्स, 28 अगस्त नहीं भाई सॉरी 29 अगस्त। 29 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है, खेल दिवस। खेल दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है, भारत का अंग्रेजी प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र, भारत का प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र, तो टाइम्स ऑफ इंडिया कौन सा है, टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया भारत का प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है। ये कुछ एक सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं, इनको और देख लीजिए भी एक बार। सामान्य विज्ञान के ये पहले भी कई बार आ चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा आज का जो है वो प्रश्न पत्र था। काफ़ी चीज़ें इसमें नई जानकारी आपको मिली है और आशा है कि उम्मीद आपको पसंद आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखें, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है, प्रश्न है ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। साइंस के सामान्य विज्ञान की है, ओजोन का रासायनिक सूत्र। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो स्टूडेंट्स ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3। O3 जो है वो ओजोन का रासायनिक सूत्र। कई बार इसकी मोटाई आ जाती है, किस में मापते हैं, तो इसकी मोटाई मापते हैं स्टूडेंट्स डाबसन। डाबसन में इसकी मोटाई मापी जाती है। कई बार यह जाता है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको बता दें
ये बनाया जाता है 16 सितंबर। और ओजोन जो परत है, ओजोन परत किस परत में, वायुमंडल के किस परत में है ओजोन लेयर? तो ये है स्टूडेंट्स आपकी समताप मंडल में है। और कई बार ओजोन के बारे में, छिद्र के बारे में चर्चा आ जाती है। जो स्टूडेंट्स छिद्र के बारे में आजकल ये चर्चा में भी है, बता दें आपको कि जो कोरोना है, कोरोना डिजीज के कारण से जो लॉकडाउन पूरे देश में लगा है, तो इसका एक, यदि हम ये देखें कि इसका एक बेनिफिट भी हुआ है। और वो बेनिफिट क्या हुआ है स्टूडेंट्स? जो पोल्यूशन है वो काफ़ी कम हो गया है। पोल्यूशन कम होने के कारण से जो ओजोन परत में अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर जो छिद्र था, उस छिद्र का जो परिमाप था उसमें काफ़ी कमी आई है। लगभग 62,000 वर्ग किलोमीटर से वह 22,000 वर्ग किलोमीटर तक सिमट गया है। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ये पूछ लेता है कि ओजोन परत में छिद्र कहाँ है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो है वो छिद्र है। और छिद्र का कारण क्या है? CFC। छिद्र का कारण CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्सर्जन कहाँ से होता है? AC से होता है, फ्रीज से होता है, और आपका श्रृंगार उत्पादों से होता है, श्रृंगार उत्पाद से होता है, जेट विमान परीक्षण से होता है, तो काफ़ी चीज़ों से इसका उत्सर्जन होता है। फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके कारण से जो है ओजोन परत में छिद्र होता है। तो ये काफ़ी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। संरक्षण दिवस 16 सितंबर। मोटाई मापते हैं डायप्सन में। सूत्र है इसका O3। और इसमें से मरी हुई मछली की गंध के जैसी गंध आती है। कई बार इसका रंग पूछ लेता है, तो ओजोन गैस रंगहीन है, ओजोन परत हल्की नीली है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, बता देना है। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है, सूखे हुए किशमिश पानी में डालने पर फूल जाते हैं, क्यों? सूखे हुए किशमिश पानी में डालने पर फूल जाते हैं, क्यों? तो सूखे हुए किशमिश पानी में डालने पर फूल जाते हैं, क्यों? तो आंसर देखिए बिल्कुल आसान है भी, बाहरी विलयन अति प्रसारी है। जो बाहरी विलयन है अर्थात पानी है, बाहरी विलयन अति प्रसारी मतलब बहुत अधिक फैलने वाला है, अधिक प्रसार करने वाला है। इस कारण से पानी में डालने पर वो फूल जाते हैं। डेसिबल 1 है, तो डेसिबल 1 स्टूडेंट्स ध्वनि के स्तर का मापक है। डेसिबल 1 है, तो डेसिबल 1 क्या है? ध्वनि के स्तर का मापक। कितने डेसिबल से कितने डेसिबल तक हम सुन सकते हैं? सामान्य बोलचाल की भाषा होती है 30 से 40 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल। शोर होता है 60 डेसिबल से ऊपर की आवाज़। ये डेसिबल में और आपको फ्रीक्वेंसी में पजल नहीं होना है। कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकते हैं? तो 20 से 20,000 फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। इसको हम किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। डेसिबल आम बोलचाल की डेसिबल की 30 से 40 डेसिबल और फ्रीक्वेंसी की 20 से 20,000 आवृत्ति या हर्ट्ज की प्रति सेकंड की जो ध्वनि होती है उतनी हम उसको सुन सकते हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए भी क्या कहता है। नेक्स्ट है तापमान। ये आपका खालिस्तान तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पैमाना बराबर होगा। कहता है खालिस्तान तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों ही ताप की इकाइयाँ हैं खालिस्तान तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स किस तापमान पर दोनों की वैल्यू बराबर होगी? तो -40 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। -40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र कैसी खालिस्तान है? सदिश राशि है भाई। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। आसान है बिल्कुल साइंस में। चुंबकीय क्षेत्र खालिस्तान है तो क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। इनके लिए एक सूत्र बताएंगे स्टूडेंट्स डिटेल में कि भी सदिश कौन से होते हैं, अदिश कौन सी होती हैं। तो इनके लिए एक स्पेशल वीडियो निकालेंगे। काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है?
देखिए इसको साफ कर लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि भी घर बैठे अच्छा तैयारी का अवसर है आपके पास में। हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी परीक्षा होनी है, एग्ज़ाम होने हैं, उनके लिए जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। और इसमें ये फ्री प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो, कुछ लगता भी नहीं है अभी। चुंबकीय क्षेत्र किस उत्प्रेरक के कारण से ये प्रकाश संश्लेषण होता है? देखिए किस उत्प्रेरक के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। किस उत्प्रेरक के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ये होता है स्टूडेंट्स आपका क्लोरोफिल के कारण से। क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तों में होता है। पत्ते जो है क्लोरोफिल पत्तों में होता है स्टूडेंट्स, पत्ते इसमें ये होते हैं, क्लोरोफिल जो है पत्तों में होता है। और ये किसके कारण से इसका निर्माण होता है, कई बार पूछ लेता है, तो मैग्नीशियम तत्व के कारण से क्लोरोफिल का निर्माण होता है। पौधे के यह पत्तों में पाया जाता है और इसी के कारण से रंग कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। एक पौधे का रंग हरा किसके कारण दिखाई देता है? पत्तों के, इसमें क्लोरोफिल या पर्णहरिम भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, इसके कारण से रंग हरा दिखाई देता है। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। ऊर्जा का नवीकरण स्रोत तो क्या है स्टूडेंट्स? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें क्या कहता है। रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखिए ध्यान से देखिए। रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो भी मानव शरीर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? मानव शरीर इसको इसमें बदलता है। दूसरा पॉइंट देखें भी, कहता है सोडियम कार्बोनेट किसका नाम है? तो धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम कार्बोनेट नाम किसका है? धोने का सोडा। और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा किसका नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा। तो देखें भी आगे, पानी में बूंदों का गोल होना कारण है पृष्ठीय तनाव। पानी में बूंदों का गोल होने का कारण है, पानी में बूंदों का गोल होना, पानी में बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। पानी में बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं भी? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम खालिस्तान होते हैं प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। डेंड्राइट्स किस में पाए जाते हैं? डेंड्राइट्स यहाँ देख लीजिए भी, डेंड्राइट्स खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो नर्वस सिस्टम से संबंधित है क्वेश्चन। तो किस में पाए जाते हैं? न्यूरॉन में। एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जो है वो डेंड्राइट से जुड़ा हुआ होता है, और न्यूरॉन से संबंधित जो अध्ययन होता है स्टूडेंट्स, उसको हम न्यूरोलॉजी बोलते हैं। अध्ययन करने वालों को जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है। और ये तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो इन्हीं के माध्यम से काम करते हैं, इन्हीं के माध्यम से सेंस ऑर्गन्स और मस्तिष्क के बीच में कनेक्टिविटी होती है। तो ये था भी क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए भी जी का मान पृथ्वी पर यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग।
ये पृथ्वी पर जी का मान है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, कई बार आता है। विद्युत ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है ऊष्मा प्रकाश में। भाई विद्युत ऊर्जा का प्रयोग, विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किस में होता है? तो स्टूडेंट्स प्रकाश में होता है, ऊष्मा में होता है, और मैकेनिकल कार्यों में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो ये था भी आपका टॉपिक स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको कि पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए। ये फ्री प्लेटफॉर्म है, तैयारी करने का एक अच्छा अवसर है। किसी भी तरह का कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट्स के माध्यम से आप दे सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा स्टूडेंट्स। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।